प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल अब तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अब मुश्किलें और परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि इस तीसरे कार्यकाल में संसद के अंदर आधे से ज्यादा सांसद जो है वो आपराधिक मुकदमे में दर्ज हैं, अपराधी हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना एक रिपोर्ट का है। जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट की चर्चा तो हम पहले भी वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक जो खबर, ब्रेकिंग न्यूज अभी निकल के आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का मुश्किल भरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में 28 मंत्री जो हैं वो दागी है, उन पे आपराधिक मुकदमे में केस दर्ज है। और ये तमाम मामला जो है हुआ वो विजय हंसारिया, जिसने कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई और इन आपराधिक मामले में जो लिप्त सांसद हैं, मंत्री हैं, इनके खिलाफ सुनवाई करने, इन पे गिरफ्तारी करने, सदस्यता रद्द करने की मांग हो गई और आजीवन चुनाव में बैन लगाने की मांग भी चल रही है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट से पहले क्या कुछ चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ हेडलाइंस निकल के आ रही है, और हम क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरे कार्यकाल, जिसमें जो उनके 28 मंत्री हैं, 94 सांसद हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी सदस्यता जा सकती है, उनके ऊपर तलवार लटक गई। अब आइए हेडलाइंस देखते हैं। देखिए हेडलाइंस अभी की, बिहार चुनाव से पहले ईसी का बड़ा फैसला, खत्म हो जाएगी 345 राजनीतिक पार्टी। तो राजनीतिक पार्टी को भी झटका लगा 345 को। आगे देखिए, 345 राजनीतिक दलों पर तलवार लटकी, चुनाव आयोग कैंसिल करेगा रजिस्ट्रेशन। चौथा देखिए, चुनाव दर चुनाव बढ़ती गई आपराधिक जनप्रतिनिधियों की संख्या, इस बार लोकसभा में पहुंचे 46% दागी। तकरीबन आधा संसद, जो प्रधानमंत्री मोदी अभी संसद में बैठे हुए हैं, आधा संसद दागी है। और इस पे वक्त पे फैसला हो जाए और 2 साल से ऊपर की सजा हो जाए तो इनको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, सदस्यता चली जाएगी और जेल भी होगा। देखिए, आजम खान के बेटा के साथ यही हुआ, इरफान सोलंकी के साथ यही हुआ। कई नाम, कई हस्तियां हैं जिनको जो है सदस्यता जिनकी रद्द हुई, लालू प्रसाद यादव भी उसमें, और इनको जो है हाथ धोना पड़ा। देखिए क्या खबर है, एडीआर की रिपोर्ट। लोकसभा के नवनिर्वाचित 543 सदस्यों में 251, 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर ने यह बात रखी है। यह निचले सदन में आपराधिक आरोप का सामना करने वाले सदस्य को पिछले कई दशकों की सबसे अधिक संख्या साल 2019 में कुल 43% थी, अब 46% है। और अभी कई दशकों में सबसे ज्यादा अभी जो मोदी का तीसरा कार्यकाल है, इसमें दागी सांसद बैठे हुए हैं। नीचे देखिए, एडीआर के अनुसार भाजपा के 240 नवनिर्वाचित उम्मीदवार में से 94 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट में बताया है कि 94 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन पे आपराधिक मामले में घोषित है। अब वो लिस्ट देखिए कि कौन कौन से पार्टी के। फिर आते हैं चुनाव आयोग का फैसला और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। देखिए, भाजपा के 94 सांसद जो है दागी हैं, कांग्रेस के 49, सपा के 21, टीएमसी के 13, डीएमके के 13, टीडीपी के 8 और शिवसेना के 5 सांसद जो है वो दागी है। और ये दागी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, वक्त वक्त में कितना परसेंटेज बढ़ता चला गया। और अभी जो है ये तो दागी है ही, जो 251 सांसद है अभी के संसद के अंदर, और 170 गंभीर मामले में दर्ज है, जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ और डकैती, अपहरण, ये सब केस जो है 170 माननीयों के ऊपर है। तो ये मामला जो है अब पूरी तरीके से बढ़ गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, अब सीधा सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति संसद या विधानसभा में कैसे आ सकता है वापस, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। दूसरा हेडलाइंस देखिए, दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे बैन, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा 3 हफ्ते में जवाब। तो ये तमाम खबरें निकल के आ रहा है। और 39% मंत्री जो है, जो 28 मंत्री के हमने नाम बताया, वो जो मोदी कैबिनेट में है वो दागी हैं। देखिए, एमपी एमएलए के खिलाफ करीब 500 आपराधिक मामले पेंडिंग, 1899 केस 5 साल पुराना। देखिए, ये जो याचिकाकर्ता विजय हंसारिया ने डाला, और उन्होंने कहा कि ये जो एमपी एमएलए होते हैं, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इतना प्रभाव होता है कि हिम्मत नहीं होता पुलिस को कि इनके ऊपर जांच कर दे। अब जांच नहीं कर पाती है तो एमपी एमएलए जो कोर्ट है
वो नतीजे पे नहीं पहुंच पाती। अब जब नतीजे पे नहीं पहुंच पाती है तो फैसला नहीं सुना पाती है। अब मुस्लिम नाम जो होता है तो उस पर पुलिस तुरंत पहुंच जाती है, जैसे आजम खान हो गए, आजम खान के बेटे हो गए, इरफान सोलंकी हो गए, इन नामों पे पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस पहुंचकर जांच भी करती है, अदालत जो को दे भी देती है रिपोर्ट, और अदालत 2 साल से ऊपर की फैसला भी सुना देती है और सदस्यता भी चली जाती है, क्योंकि हमारे देश में कानून है कि 2 साल से ज्यादा जिसकी सजा होगी उसकी सदस्यता चली जाएगी और 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो 94 सांसद हैं वो, और जो है 28 मंत्री हैं वो, और बाकी जो कांग्रेस के और बाकी पार्टी के भी हैं, इनके ऊपर जो है क्यों गाज नहीं गिरता है। खासकर जो 28 मंत्री हैं जो कैबिनेट में बैठ रहे हैं, इनके ऊपर जांच क्यों नहीं होता है। ये रिपोर्ट एडीआर की एक और आई है कि 5,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये मामले खुल जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभी संसद चल रहा है वो संसद जो है, आधा संसद अगर खाली ना हो तो कम से कम 30% संसद तो खाली ही हो जाएगा। इतने आपराधिक किस्म के व्यक्ति वहां पे बैठे ही हुए हैं। अब देखिए, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले पे सुनवाई कर रही है और सवाल का जवाब भी जो है वो मांगी सरकार से। वो जवाब सरकार ने फिर क्या दिया वो बताने से पहले क्या कुछ कोर्ट किया है जस्टिस दीपांकर और जस्टिस जो मनमोहन की बेंच ने, जरा वो सुनिए। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाला कानून बनाने का काम कैसे कर सकता है? ये जो है सुप्रीम कोर्ट में कहा गया जज के द्वारा। आगे क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? राजनीतिक अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है वो मंत्री कैसे बन सकता है। देखिए, किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई आरोप लगता है, उस आरोप के बुनियाद पे ही, अगर किसी पर बलात्कार के आरोप लग गया है, किसी पे छिनतई के, किसी पे रंगदारी के, किसी पे जमीन कब्जे के आरोप लग गया, अगर वो सरकारी कर्मचारी है उसे जीवन भर के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ 6 साल के लिए क्यों, 2 साल की सजा ही क्यों, आजीवन जो है प्रतिबंध लगाइए अगर ये दोषी पाए जाते हैं। जिस तरह से कर्मचारी, आम कर्मचारी जो भारत सरकार में या किसी स्टेट के सरकार में काम करता है, आजीवन नौकरी उसकी चली जाती है, तो वो चीज लागू क्यों नहीं होता है सांसद विधायक मान्यों पे, वो माननीय जो कानून बनाने का काम करते हैं। ये बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही और ये बातें बड़ी अच्छी है। तो ये खबर जो है अभी वो निकल के आ रही है। अब इसका जवाब जो है सरकार ने क्या दिया, सरकार का भी जवाब आया। हालांकि चुनाव आयोग जो अब थोड़ा एक्टिव दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी चुनाव फिक्सिंग, इलेक्शन फिक्सिंग, महाराष्ट्र फिक्सिंग, कई आरोप उस पर बैक टू बैक लगाए, बिहार को लेकर भी आरोप लगाए, और अब राहुल गांधी को चुनाव आयोग बुला रहा है पास कि आइए आप बात करते हैं, क्या कहाँ गड़बड़ी है कहाँ नहीं है। और अब ये भी देखा गया कि बिहार चुनाव से चुनाव आयोग ने एक चीज प्रक्रिया शुरू की, प्रक्रिया ये शुरू की कि आपको जो है वो कोई अगर मर गया है और उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है तो उसको हटाया जाएगा, कोई एड्रेस बदल लिया तो उसको हटाया जाएगा, बीएलओ घर घर जाएंगे और जांच करने का काम करेंगे। उसमें भी एक विवादित चीज है जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया ट्वीट के जरिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार से एनआरसी शुरू की जा रही है। कारण असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों ट्वीट किया, उसके पीछे ये है कि जो चुनाव आयोग है वो जो पहचान पत्र बनाएगा वो तभी बनाएगा जब उसे देना पड़ेगा जन्म, जन्म कहाँ हुआ और उसका जो है सबूत उसको देना पड़ेगा। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी कह रहे कि एनआरसी वहां से चालू हो गया। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे जो केंद्र ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को, जरा वो क्या दिया समझिए। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा है कि क्या आजीवन प्रतिबंध लगाना सही है या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र ने कहा है कि याचिका में जो आग्रह किया गया है वह विधान को फिर से लिखने या संसद का एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समय है। यह न्यायिक समीक्षा संबंधी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से परे है। तो कुल मिलाकर केंद्र ये कह रहा है ये आपकी शक्तियों के अंदर नहीं है, ये हम देखेंगे। चुनाव की कौन क्या लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, किस पे क्या प्रतिबंध होगा, ये आपके अंदर का मामला नहीं है, ये हमारा मामला है, ये हम तय करेंगे। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को जो है आंख दिखाने का काम जो है वो सरकार ने कर दिया। देखिए, लेकिन देश में जो बी आर गवई हैं, जिसे सच्चा अनुयायी माना जाता है बाबा साहेब का, संविधान का, तो अब सच्चा अनुयायी जो है अब इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या जो न्यायपालिका जो दावा किया जाता है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बी आर गवई के कार्यकाल में चल रही है, तो क्या ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार संसद तक पहुंचेगी? वो 28 मंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बैठे हुए, क्या वहां तक ये न्यायपालिका पहुंच पाएगी? क्या संसद तक पहुंच पाएगी, जहां कहा जा रहा है कि तकरीबन आधा या कह लें आधा से थोड़ा कम सांसद जो है दागी है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगा? अब सवाल बी आर गवई जो है वो अब समझे। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब तक
पीआरबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत धन्यवाद।